हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इनिशियल एंड बेसिक टॉपिक विच इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। अब ये पक्की बात है कि आप लोगों ने ये टॉपिक पहले कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये तो जूनियर क्लासेस में ही इंट्रोड्यूस हो जाता है। सो अगर मैं आपको यहाँ पर कहता हूँ कि यार आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको ऑलरेडी दिमाग में पिक्चर बनना स्टार्ट हो चुका है कि यार मैं इसका मतलब ax² + bx + c = 0 की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं आपके रूट्स अगर यहाँ पे निकालने के लिए बोलता हूँ तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी आप सबको यहाँ पर याद है, -b + -√b² - 4ac/2a, जहाँ पे ये अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो ऑलरेडी आपका यहाँ पर जो माइंड है ना, एक पर्टिकुलर पिक्चर बनाना स्टार्ट कर चुका होता है। अगर आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा है तो ये चीज आपके दिमाग में ऑलरेडी रन कर रही है। सो हम इस वीडियो में अलग क्या डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स तो हम देखने ही वाले हैं, विच अगेन इज अ वेरी बेसिक आइडिया। ऐसा नहीं कि वो भी कोई बहुत खतरनाक सा कॉन्सेप्ट है इसलिए इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाने की जरूरत पड़ रही है। वी ऑल नो कि हम अगर बेसिकली कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं, उसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है, देन हाउ डू वी रिलेट रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। नहीं अगर पता है तो वेरी सून आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। लेकिन हम ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर आपके ईजी हैं तो भी आपके सवाल जो जेई में आते हैं वो डिफिकल्ट बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। सो आपकी प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में है नहीं है, ये आपको आज के सवालों के डिस्कशन के बाद में क्लियर डेफिनेटली हो जाएगा। आई हैव पिक्ड सम रियली नाइस क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू एंड लेवल आपके जेई के बराबर बना रहे, इसलिए जो आपके अच्छे वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको मैं आज इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। मेक श्योर कि आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरीके से पहले तो खुद से अटेम्प्ट करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं देन यू कैन लुक एट द सॉल्यूशंस। अगर आप सारे कर पा रहे हैं देन यू आर वेरी मच थ्रू विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ज्यादा इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट ना करें, राइट, क्योंकि टॉपिक ही इतना आसान है। सो एक लेवल तक ही यहाँ पर जो है डिफिकल्टी हम बढ़ा पाते हैं सवालों में, बट स्टिल जेईई एडवांस हैज आस्क्ड सम गुड क्वेश्चंस जिनको हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो एक बार इस बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक भले ही हो जाएगा, लेकिन अगर कोई यहाँ पर ऐसा स्टूडेंट है जिसको जरूरत है तो उसकी यहाँ पे हेल्प करना जरूरी है। सो इफ आई हैव सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 एंड आई डोंट वांट टू कैलकुलेट द रूट्स एग्जैक्टली, है ना, रूट्स अगर कैलकुलेट करना है तब तो मैं वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर मैं बस कुछ रिलेशंस यहाँ पे जनरेट करना चाहता हूँ, इफ आई नो कि यार ये जो पर्टिकुलर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा बीटा है, सो व्हाट कैन बी डन, है ना। पहली चीज जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है वो ये है कि अगर रूट्स आपको पता होते हैं देन उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप फैक्टराइज कर सकते हो यूजिंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, राइट। एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स डोंट रिकॉल दिस आइडिया क्योंकि उन्होंने ये वाला डेरिवेशन बचपन में देखा हुआ होता है, उसके बाद में कभी देखते नहीं है। सो डेरिवेशन कोई खास मुश्किल नहीं है। हम ये कहते हैं कि यार इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आप अल्फा बीटा की मदद से फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे लिखो, चाहे आप इसको डायरेक्टली x - अल्फा × x - बीटा लिख लो, बात तो एक ही है ना। थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट इसके अंदर होने वाला है, लेकिन अभी अगर आप नोटिस करोगे तो अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करता हूं तो इसके रूट्स जो इक्वेशन के बनेंगे वो तो अल्फा बीटा हमें पता ही है, लेकिन अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करता हूं तो इसके रूट्स तो गारंटी से अल्फा बीटा आएंगे ही। ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अल्फा डाल के 0 आएगा ये तो हमें दिख रहा है, एंड बीटा डाल के भी इस एक्सप्रेशन में 0 आएगा ये भी हमें दिख रहा है। सो ये जो भी क्वाड्रेटिक ओपन करके आने वाला है ये होगा एग्जैक्टली वही क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है। लेकिन क्या वो एग्जैक्टली इस एक्सप्रेशन के बराबर होगा क्या? तो नहीं। अभी करंटली यहां पर क्या मिसिंग है? x² का कोएफिशिएंट यहां पे मैच नहीं कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे x² का कोएफिशिएंट a है और यहां पे x² का कोएफिशिएंट 1 बनेगा जब मैं ओपन करूंगा तो बस इस चीज को अगर मैं मैनेज कर लूं तो अब ये एग्जैक्ट आपका इक्वालिटी सेट हो चुका है। तो हमने क्या किया है, अपने एक्सप्रेशन को फैक्टराइज फॉर्मेट में लिख लिया है। अब अगर मैं इस फैक्टराइजेशन को बस ओपन कर लेता हूं तो वहीं से मेरा क्या आ जाएगा, जो रिलेशन है वो मुझे यहाँ पे ऑन द फेस दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। क्या करोगे, पहले आप यहाँ पे a से डिवाइड कर लो तो आपको मिलता है यहाँ पे x², फिर आता है b/a × x एंड देन c/a। एंड राइट हैंड साइड में क्या करना है, जो आपने a से डिवाइड किया है उसके बाद में जो बची हुई क्वांटिटी है उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो आपका x² वाला टर्म बनेगा, एंड देन अगर आप x वाला टर्म देखते हो तो एक तो -βx बनता है, एक -αx बनता है। सो इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखना चाहूं तो -α + बीटा टाइम्स ऑफ x ऐसा लिख सकते हैं। एंड कांस्टेंट टर्म जो आप यहां पे नोटिस कर पा रहे हो दैट इज बेसिकली अल्फा × बीटा, राइट। सो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम एक्सप्रेशंस हैं और इसलिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं, जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। एंड एज सून एज यू कंपेयर द कोएफिशिएंट्स, देखो ध्यान से, आपको क्या मिल जाता है, आपको रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स मिल जाता है कि अल्फा + बीटा आपका -b/a के बराबर होना चाहिए एंड अल्फा बीटा आपका c/a के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये दो रिलेशंस आपके इस सिंगल इक्वेशन से निकल कर आ जाते हैं। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे थर्ड वाला रिलेशन जो डिफरेंस बिटवीन रूट्स का है उसको भी काफी इजीली अभी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बचपन से जानते हैं एक सिंपल सी आइडेंटिटी कि हाउ टू रिलेट अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर
एंड अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। बस इसके अंदर आप अपनी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है उनको भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से हम रिप्लेसमेंट्स काफी इजीली यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट। सो व्हाट इज द रिप्लेसमेंट, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में आ जाएगा माइनस ऑफ बी बाय ए, उसका हो जाएगा स्क्वायर, एंड माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा की जगह आ जाएगा सी बाय ए, एंड यहां अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये बन चुका है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, एंड आप यहाँ पे एलसीएम जब लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये किस चीज का वैल्यू है, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। सो एज सुन एज यू टेक अंडर रूट बोथ साइड्स आपको एक्जैक्टली यही रिजल्ट मिलेगा। अंडर रूट के अंदर शॉर्ट में आप लिखना चाहो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डायरेक्टली कैपिटल डी मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना, जो हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है। अंडर रूट जब आप यहाँ पे ए स्क्वायर का लोगे तो यहाँ पे मॉड ए लिखना जरूरी होता है, वैसे ही अंडर रूट जब आप यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर का करोगे तो यहाँ पे मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिखना जरूरी होता है। ये हम सब जानते हैं ना, क्योंकि वैल्यू हमारे यहाँ पे स्क्वायर रूट करने पे हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, राइट। सो ये कुछ आपके बेसिक्स हैं यहाँ पे डिस्कशंस हैं जिनको देखकर हमें रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स एक तरीके से डिराइव करते आ जा रहे हैं। और एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, आप अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर मैं आपको दे देता हूं तो आप उनकी मदद से अपनी इक्वेशन भी जनरेट कर सकते हो, बिकॉज यू नो कि आपकी इक्वेशन अल्टीमेटली बनने वाली तो यही है ना, यही तो है वो इक्वेशन जिसके अंदर आपके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। कंपेयर करने की जगह इक्वल टू 0 ही तो लिखना है बस आपको, राइट। सो होता क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में आपका जो एक्स वाला कोएफिशिएंट आता है नेक्स्ट, उसके साथ में क्या लिखना होता है आपको, माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स, एंड कांस्टेंट की जगह आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना होता है। दैट्स हाउ बेसिकली यू जनरेट द इक्वेशन वंस यू हैव द रूट्स रेडिली अवेलेबल विथ यू, राइट। सो ये जो अपना बेसिक सा यहाँ पर डिस्कशन है जिसको करने में हमें यहाँ पे हार्डली 5-6 मिनट लगे हैं, राइट। इसके ऊपर भी जेई एडवांस जेई मेन सवाल पूछ रहे हैं। सो थ्योरी तो आसान ही है, 5-6 मिनट के अंदर जिस चीज को हम रैप अप कर सकते हैं उसमें थ्योरी तो किसी भी बच्चे को पूरे ऑल ओवर इंडिया में दिक्कत तो नहीं ही आ रही होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो 2 बार या 3 बार भी अगर देख लेगा तो भी 20 मिनट के अंदर अंदर वो ये थ्योरी पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है, राइट। फॉर्मुलेस भी याद कर सकता है, इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूं कि आप सबको याद है। बट वंस वी स्टार्ट लुकिंग एट द क्वेश्चंस, सो हमें यहां पे मैथमेटिक्स में यही तो दिक्कत आती है कि क्लास में सब समझ में आ रहा है, लेकिन सर फिर हमने टेस्ट दिया तो हमसे क्वेश्चंस नहीं बने टेस्ट में। सर आपने जो डीपीपी दी है उसके क्वेश्चंस हम खुद से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। ये जो खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे वाली प्रॉब्लम है, उसका रेक्टिफिकेशन क्या है? उसका रेक्टिफिकेशन यही है कि आपको यहाँ पे अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस देखे हुए होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे नहीं है कि भाई किसी भी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे इतने तगड़े तरीके से समझ जाते हैं कि यार क्वेश्चन तो आप जो उठा के ले आओ हम हमेशा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। एवरीथिंग बेसिकली बिकम्स बेटर विद प्रैक्टिस। तो आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, है ना, उतना ही आपके लिए बेटर है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आप एक ही टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको अलग अलग पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की आदत होना चाहिए, राइट। सो इन दिस शॉर्ट वीडियो मैं आपके साथ में यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अब डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूं, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको थोड़ा यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न, ठीक है। तो आपके यहाँ पर पहला सवाल जो हम सॉल्व करना चाहते हैं, इट इज दिस: इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। आप निकाल के बताओ। एक ऐसी इक्वेशन के रूट्स आपको मतलब आपको यहां पे एक ऐसी इक्वेशन निकाल के बतानी है जिसके रूट्स ऐसे और ऐसे हैं। सो आइडिया अभी भी उतना ही बेसिक है जितना अभी मैंने आपके साथ में 5-6 मिनट के अंदर डिस्कस किया है, बट क्वेश्चन फिर ऐसा बन सकता है। सो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे देखो 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स इंपॉर्टेंट है, उसको तो ध्यान रखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये याद रखो कि जब भी कोई कहता है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन, इसका सीधा सीधा मतलब ये तो हमेशा बनता ही है कि अल्फा और बीटा उसको सेटिस्फाई करेंगे। ये चीज कई बार हम भूल जाते हैं और इस वजह से हम वो इक्वेशन ही नहीं लिखते हैं जिसको लिख के एक्चुअली क्वेश्चन को स्टार्ट करना है हमें, राइट। एंड लेट अस लुक एट फ्यू मोर क्वेश्चंस आफ्टर दिस, जहां पे आपका ये थॉट इस्तेमाल होने वाला है। क्या है सिंपल सा थॉट कि यार अल्फा और बीटा अगर इसके रूट से तो यार इसके अंदर सेटिस्फाई होंगे वो, राइट। सो अगर मैं अल्फा इसके अंदर सेटिस्फाई करवाता हूं, सो व्हाट डू आई गेट? आई गेट बेसिकली अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? क्योंकि यार मुझे जो यहाँ पे बेसिकली रूट्स अवेलेबल कराए गए हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक्चुअल अल्फा और बीटा क्या यहाँ पे यूज करना चाहूंगा, है ना। वो चीज भी एक बार आप यहां पे ध्यान से देखो कि आप यहां पे अगर एक्चुअली अल्फा और बीटा कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ठीक है ना। रूट्स निकालना हमें आता है, यह आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। तो ये तो क्या हो गया,
ये तो काफी गंदा हो गया ना, यहां पर तो आपके इमेजिनरी रूट्स और उस तरह के क्वांटिटीज आ गए हैं। तो क्या मैं यहां पे इस एक्सप्रेशन को अल्फा और बीटा अलॉट करके यहां पे सब्स्टिट्यूट करने के बारे में सोचूंगा क्या? क्या आप कॉम्प्लेक्स वैल्यूज यहां पे क्रिएट करके उसका क्यूब करके स्क्वायर करके यहां पर सारे कैलकुलेशंस करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे, ठीक है ना। सो दिस इज प्रीटी मच आउट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। ये डायरेक्शन हम बेसिकली नहीं पकड़ना चाहते हैं। सो अगर मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो डायरेक्शन जो हम यहां पे लेना चाहेंगे वो क्या है कि यार अगर मैं देखूं ध्यान से तो अल्फा स्क्वायर जो है ना, वो क्या है, अल्फा स्क्वायर जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इक्विवेलेंट है 2 अल्फा माइनस 3 के। मतलब अगर मैं दोनों साइड अल्फा मल्टीप्लाई कर देता हूं तो अल्फा क्यूब जो है वो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा के इक्विवेलेंट है। सो मुझे जो कैलकुलेट करना है, पहला एक्सप्रेशन जो मुझे कैलकुलेट करना है, जो कि मेरे अगले इक्वेशन का रूट होने वाला है। सो लेट मी कॉल दैट वैल्यू इक्वल टू m लेटर से, है ना, और इसको हम n नाम देके आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अभी के लिए इसको m बोलते हैं। सो m की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो जो अल्फा क्यूब है उसकी जगह रिप्लेसमेंट क्या करना है एक लोअर पावर के फॉर्मेट में, वो मुझे यहां पे पता चल गया, ठीक है ना। अल्फा क्यूब कितना आ जाएगा आपका यहां पे रिप्लेसमेंट में, देखो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा एंड देन वॉट एवर दे हैव गिवन उसको यहां पे आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, राइट। सो कैंसिलेशन अगर आप देखेंगे तो माइनस अल्फा स्क्वायर यहां से बचेगा, यहां से आपका प्लस 5 अल्फा बचेगा एंड देन माइनस 2 बचेगा। सो नाउ इफ यू टेक माइनस साइन कॉमन फ्रॉम हियर, अच्छा सॉरी, यहां पर कितना बचेगा, जब आपने यहां पे 5 अल्फा एंड 3 अल्फा का कॉम्बिनेशन बनाया तो यहां पे आपका 2 अल्फा बचेगा। सो जब आप माइनस साइन कॉमन निकालते हो तो आपके इसमें आता है यहां पे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा साथ में माइनस 2। सो क्या इसके लिए भी कोई कॉम्बिनेशन आप अच्छा से देख पा रहे हैं क्या, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा? ध्यान से अगर देखोगे तो ये माइनस 3 से रिप्लेस किया जा सकता है। तो क्वेश्चन बनाने वाला चाहता है कि आप इस डायरेक्शन में आगे प्रोसीड करो, क्योंकि अगर आप करते हो तो आपका जो कैलकुलेशन है वो इतना सुंदर सा रिजल्ट बेसिकली जनरेट करके देता है कि मुझे जिस इक्वेशन की तलाश है उसका एक रूट तो 1 के ही बराबर है। ऐसे दूसरा रूट भी हो सकता है कि कुछ अच्छा वैल्यू यहां पर आपका निकल जाए, उसके लिए क्या करेंगे, बीटा वाला एक्सप्रेशन हम यहां पे इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। सो बीटा वाला जो हम यहां पे एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर भी क्या ये सेम रिजल्ट बनेगा क्या, जल्दी बताओ। क्योंकि जिस तरह से अल्फा ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया था वैसे ही बीटा भी तो इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो एक बार फिर से तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या बोलेंगे, बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। ये दोनों टर्म्स अगर मैं उस तरफ भेजता हूं तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस 3 है, मतलब आपका जो बीटा क्यूब है वो कितना हो जाएगा, 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। सो नाउ वी आर गोइंग टू रिप्लेस अगेन इन दिस गिवन एक्सप्रेशन, राइट। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, लेट अस से इसको हम n नाम दे रहे हैं। तो हम n की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट पे तो वो कितना आ जाएगा, बीटा क्यूब की जगह तो ये लिखना चाहेंगे 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा, उसके साथ में लिखा हुआ है माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5। सो ये दोनों जो आपके कैंसिलेशन में जाएंगे तो बीटा स्क्वायर बचेगा एंड ये दोनों जाएंगे तो माइनस 2 बीटा बचेगा। अगेन लुक एट दिस, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा किसके बराबर रिप्लेस किया जा सकता है, माइनस 3 के बराबर रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब सवाल है इतना आसान, लेकिन अगर आपने पॉज करके खुद से अगर सोचा है तो आपको फील हो रहा होगा कि क्या आप खुद से सोच पा रहे थे इस डायरेक्शन में या नहीं। कोई भी सवाल एक बार अगर टीचर उसका सॉल्यूशन बता रहा है तो आपको आसान ही लगेगा। डिफिकल्टी कब आती है, जब आप खुद डीपीपी लेके बैठते हो, खुद मटेरियल लेके बैठते हो, खुद टेस्ट में अटेम्प्ट करते हो, तो आपको फील होता है कि नहीं ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा, राइट। सो यू शुड ट्राई टू डू अ सिमिलर एक्सरसाइज व्हाइल वाचिंग द वीडियो ऑल्सो। पॉज करके एक बार 10 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन एक बार सोच के देखो कि क्या आप एक डायरेक्शन पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे। फिर वीडियो में देखो कि टीचर ने भी उसी डायरेक्शन के साथ में यहाँ पे आगे स्टेप्स बताए हैं या कुछ और ही टीचर ने यहाँ पे कर दिया है, राइट। दैट विल हेल्प यू सिंक्रोनाइज कि हाँ अच्छा ठीक है, अब पहले तो मैं उस डायरेक्शन में सोच रहा था लेकिन अब मैं इस डायरेक्शन में सोच रहा हूं, तो आपको याद रहेगा कि आप क्या मिस कर रहे हो, राइट। दैट्स हाउ द लर्निंग हैपेंस, है ना, ऐसे कोई बात नहीं है। अच्छा, तो हम यहाँ पे अभी क्या बोल रहे हैं कि यार एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या है, आपके 1 एंड 2 हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा आपका 2 के बराबर। मतलब आंसर सीधे सीधे आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आना चाहिए, ठीक है ना, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड साथ में यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा। आसान है, वंस यू सी द सॉल्यूशन डेफिनेटली आसान है। लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन एंड दिस वन इज अगेन अ वेरी स्पेशल वन, ठीक है ना। काफी पहले, है ना, ये आपके जेईई एडवांस में आ चुका है सवाल। इनफैक्ट ये तब आया था जब मैंने जेईई एडवांस दिया था, तो मेरे लिए तो और भी ज़्यादा स्पेशल है ये, ठीक है। सो देखो सवाल क्या है, मतलब बहुत पुरानी बात है, कहने की बात यह है कि बहुत पुरानी बात है कि सवाल जेईई एडवांस का है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन ही मान के आप करो। ऑलराइट, लेट a and b be the roots of the equation this and those of equation this are c and d। समझ रहे हो क्या कहना चाहता है?
ये जो इक्वेशन है जिसके अंदर कोएफिशिएंट्स में सी और डी यूज हो रहे हैं, इस इक्वेशन के रूट्स तो ए और बी हैं, और ये इक्वेशन जिसके अंदर ए और बी एज कोएफिशिएंट्स कहीं ना कहीं आपने यूज किए हैं, उस इक्वेशन के रूट सी और डी हैं। और ऐसा अगर आप देख पा रहे हो तो आपको फाइनली बताना है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना होना चाहिए। नाउ फर्स्ट थिंग वी शुड रियलाइज इज कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर कोई मुझसे यहां पे पूछता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे इंडिपेंडेंटली ए बी सी डी निकालने होंगे। मुझे अगर डायरेक्टली a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिल रहा है तो मैं वही वैल्यू निकाल के खुश हो जाऊंगा, इंडिविजुअल वैल्यूज मुझे नहीं मिले तो भी चलेगा, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग इज दिस। दूसरा ये कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना चाहता हूं तो यार a प्लस बी तो बहुत ही क्लियर है ना कहां से निकलेगा, एंड सी प्लस डी भी क्लियर है ना कहां से निकलेगा, क्योंकि यार ये तो रूट्स ही है ना एक तरीके से। a और b क्या है, रूट्स हैं, मतलब सम ऑफ रूट्स लिखूंगा तो यही तो बनेगा, एंड सी और डी बेसिकली अगले इक्वेशन के रूट्स है तो सी प्लस डी भी आएगा। सो मतलब कहीं ना कहीं ये सवाल किस डायरेक्शन का है, ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स का ही आपका सवाल है, ठीक है। तो देखते हैं, चलो पहली वाली इक्वेशन अगर मैं पिक करता हूं तो आपके इसमें a प्लस बी आएगा, कितना आएगा 10c के बराबर आएगा। और ऐसे अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना चाहूं इस पॉइंट पे तो a इंटू बी कितना आएगा -11d के बराबर आएगा। इसी पॉइंट पे अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि यार c और d किसी इक्वेशन के रूट्स हैं, उसी इक्वेशन के रूट्स हैं, तो c प्लस डी की वैल्यू कितनी आएगी, c प्लस डी सम ऑफ रूट्स का वैल्यू कितना आ जाएगा -b/a, है ना। बात आ रही समझ में कैसे कर रहे हैं, -b/a। और वैसे ही आपका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है c इंटू डी, ये क्या आ जाएगा आपका, ये c/a वाले लॉजिक से आपका -11b के बराबर बन रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव। बट जैसे ही आप ये इक्वेशन लिखते हो वैसे ही जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर आपने यहां पे अब क्या करना चाहिए, हमला बोल देना चाहिए, ठीक है ना, कि नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज बेसिकली a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सो व्हाई टू वेट, ऐसा करते हैं यहां पे वैल्यूज डाल देते हैं। a प्लस बी का वैल्यू कितना है 10c के बराबर है, और c प्लस डी का वैल्यू कितना है 10a के बराबर है। मतलब ऑल इन ऑल मुझे जो कैलकुलेट करना है दैट इज 10 टाइम्स ऑफ a प्लस सी, राइट। ये अगर मैं समहाउ कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। सो एक चीज तो हमें यहां पे समझ में आती है कि अच्छा ठीक है, मतलब a और c के ऊपर कहीं इंपॉर्टेंस ज्यादा है ना। यहां पे अगर मैं b और d नहीं भी कैलकुलेट करूं, क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि मैं a b c d के सम के ऊपर फोकस करूंगा, बट अब तो मुझे लग रहा है कि केवल a और c के सम के ऊपर ही फोकस करूंगा तो भी चल जाएगा। बहुत ज्यादा b और d के बारे में नहीं सोचा तो भी चलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सोचना पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो आगे पता चलेगा। तो मैं यहां पे और क्या कर सकता हूं, है ना। मुझे अगर यहां पे a और c के ऊपर यहां पे फर्दर कैलकुलेशंस करनी है तो मैं क्या कर सकता हूं। दैट इज वेयर द अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव डेवलप्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन हेल्प्स यू। कि यार अगर कोई आपको बोलता है कि a और b इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अपार्ट फ्रॉम राइटिंग दीज 4 इक्वेशंस, ये तो ठीक है आप लिख रहे हो, राइट, लेकिन ये भी तो लिखो कि a इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर आप वो लिखोगे ही नहीं तब तो आप फंस गए फिर, ठीक है ना। ये जो आपका जेईई एडवांस का काफी पुराना सा सवाल है, ये इसी रीजन से एक अच्छा क्वेश्चन है कि यार बच्चे कई बार इस चीज को मिस कर जाते हैं, ठीक है ना। नहीं मिस करोगे तो क्वेश्चन आसान है कि यार a जो है इसके अंदर सेटिस्फाई क्यों नहीं करवा रहे, एक बार सेटिस्फाई करवाओ इसके अंदर। अच्छा b क्यों नहीं सेटिस्फाई कराने की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा फोकस अभी a और c पे है, ठीक है ना। तो a और c पे फोकस है तो a सेटिस्फाई करवा रहा हूं। सो a अगर मैं इसके अंदर सेटिस्फाई करवाता हूं तो यहां पे a स्क्वायर माइनस 10ac एंड -11d इक्वल टू 0 आएगा फॉर श्योर। एंड वैसे ही सेकंड इक्वेशन के रूट्स क्योंकि c और d है और मेरा फोकस अभी c के ऊपर है, तो मैं c तो सेटिस्फाई करवा के देखना ही चाहूंगा इसके अंदर। तो c सेटिस्फाई करवाता हूं तो कितना हो जाएगा c स्क्वायर -10ac एंड -11b इज इक्वल टू 0। अब ये दो कंडीशंस कहीं ना कहीं हमने और एक्स्ट्रा जनरेट करी हैं अपार्ट फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। एंड नाउ इफ यू लुक एट इट, तो सबसे पहली नजर क्या इसी के ऊपर जाती है कि यार ये AC AC एकदम सेम टर्म्स हैं, जाती है ना। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या सब्ट्रैक्शन करना चाहिए, ये भी दिमाग में आ रहा है। तो करते हैं, पहले तो जितना जितना दिमाग में आ रहा है उतना करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे एंड अगला वाला आपका 11 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, d माइनस बी आ जाएगा, -11 टाइम्स ऑफ d माइनस बी आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव करंटली। सो पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ज्यादा यहां पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल a और c के ऊपर ही मुझे काम करना है, बट थोड़ा सा b और d के साथ में यहां पे कॉम्बिनेशन अभी और बन रहे हैं। सो आई विल हैव टू रिलेट दीज टर्म्स फॉर श्योर। अगर मैं ये -11 वाला टर्म राइट हैंड साइड में पुश करता हूं, है ना, जो फिर से यहां पे थोड़ा सा ऑब्वियस सी फीलिंग है कि नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा है, इसको उस तरफ ले जाके पॉजिटिव 11 टाइम्स ऑफ d माइनस बी में लिख लेता हूं, ठीक है ना। सो ये ऐसा भी करंटली एक्सप्रेशन नजर आ रहा है। इसका करेंगे क्या,
कुछ नहीं तो कम से कम संभाल के रख सकते हैं, है ना। अगर आप चाहो तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों ही चीजों को संभाल के रखते हैं, क्या क्या हमने अभी तक कैलकुलेट कर लिया है। एक तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि दिस इज व्हाट आई वांट टू फाइनली आंसर, ठीक है ना, कि 10 टाइम्स ऑफ a प्लस सी क्या है। देन वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड दिस एंटिटी, राइट। सो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मेरा यहां पे काम कब कंप्लीट हो जाएगा, कब मैं इसको यहां पे अच्छे से आंसर कर पाऊंगा, जब मैं d माइनस बी जैसा कोई वैल्यू निकाल पाऊं इन टर्म्स ऑफ a एंड c। और ये चीज अगर आप करना चाहते हैं देन यू कैन अगेन फॉल बैक ऑन द इनिशियल टू इक्वेशंस जो आपने यहां पे लिख के रखी हैं। अभी आपने क्या किया था, आपको क्योंकि रिक्वायरमेंट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की थी, इसलिए आपने दोनों इक्वेशंस को बस डायरेक्टली ऐड कर दिया था। रादर देन डूइंग दैट हम क्या कर सकते हैं, यहां पे इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यही है इस क्वेश्चन में अगर कुछ डिफिकल्टी लेवल है तो यही है कि अच्छा ओके सर बोल रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमने कर दिया और देन हमें आंसर भी मिल गया, लेकिन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये खुद से कैसे सोचेंगे। दैट इज द ओनली लेवल ऑफ डिफिकल्टी दैट यू कैन फेस इन दिस क्वेश्चन, राइट, कि हम कैसे सोचेंगे। तो वही आता है प्रैक्टिस के साथ में, है ना। जब आप यहाँ पे मल्टीपल इस तरह के इक्वेशंस इन्वॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो धीरे धीरे आपको यहाँ पर पकड़ बनती है कि यार ठीक है क्या क्या किया जा सकता है। हम यहाँ पे अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं सो व्हाट वी गेट एट दिस पॉइंट इज कि a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू हाउ मच, यह आ जाएगा 10c माइनस 10a, 10c माइनस 10a के बराबर ही वैल्यू बन रही है। सो हम यहां पे चीजें कंबाइन करने की कोशिश अगर करते हैं देन अगेन वी शुड रियलाइज दिस कि यार b और d को साथ में रखते हैं और a और c को इस तरफ भेजते हैं। सो यहां से b माइनस डी का जो वैल्यू है उसकी कितनी इक्विवेलेंट वैल्यू आ रही है, b माइनस डी। c अगर उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे 11c हो जाएगा एंड a अगर उस तरफ जाएगा तो माइनस 11a हो जाएगा, ठीक है ना। ये काफी बढ़िया चीज आ गई। मुझे चाहिए था d माइनस बी, अगर आप चाहो तो दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो d माइनस बी का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 11 कॉमन निकाल के a माइनस सी के बराबर, ठीक है ना। दिस अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट वी जस्ट डिराइव्ड। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं डायरेक्टली d माइनस बी यहां से रिप्लेस करवा दूंगा ना। d माइनस बी अगर मैं यहां पे रिप्लेस करवा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहां पे मिल जाएगा बेसिकली कि a माइनस सी इंटू a प्लस सी is same as 11 times of what, 11 times of that which is basically 11 times of a minus c। अब a minus c अगर आप यहां पे कैंसिल करवा देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, a plus c का वैल्यू मिल जाता है। क्या मैं कैंसिलेशन करवा सकता हूं, दैट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो क्या हमने इस तरह से कैंसिलेशन करवाना चाहिए कि दोनों साइड से हमने ब्रैकेट कैंसिल करवा दी। इस क्वेश्चन में करा सकते हैं क्योंकि हम यहां पे जानते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन दिया है वो क्या है कि a b c d आपस में बराबर नहीं है। अगर a b c d आपस में बराबर नहीं है तो ये ब्रैकेट कभी भी जीरो नहीं होगा, और ये ब्रैकेट अगर जीरो नहीं होगा तो ये नॉन जीरो वैल्यू हम दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि हमें यहाँ पे अल्टीमेटली क्या मिलता है, a प्लस सी का वैल्यू 121 के बराबर मिलता है। एंड वंस वी हैव दिस वैल्यू विथ अस तो आपका इसका मतलब आंसर भी आ चुका है, क्योंकि आपका जो आंसर है वो अब केवल a प्लस सी पे ही डिपेंड कर रहा था। जैसे आप यहाँ पे 121 सब्स्टिट्यूट करते हो आपका फाइनल आंसर आ जाता है 1210 के बराबर, ठीक है ना। सो काफी बढ़िया सवाल है। आप अभी हो सकता है बोर्ड के ऊपर जब यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन देख रहे हो तो आपको लग सकता है कितना छोटा क्वेश्चन है, बस सर ने ये लिखा, ये सर को पता चल गया, फिर बस ये कर दिया, ए और सी डाला ही तो है और क्या किया, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर एक बार उनको भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन ये तो तब है जब मैं जानता हूं कि ये क्वेश्चन बेसिकली किस तरीके से इजीली सॉल्व होता है, राइट। आपके लिए दिक्कत क्या है, आपके लिए दिक्कत यह है कि आपको एज ए स्टूडेंट मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन आपके सामने जब सवाल में एग्जाम में सवाल आता है तो वो हमेशा ही नया सवाल होता है। सो आपकी प्रैक्टिस इतने ब्रॉड लेवल पे होनी चाहिए, इतने अलग अलग पैटर्न्स की आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपको सवाल में इंट्यूजन क्रिएट हो कि यार लेट अस बेसिकली, है ना, टेक दिस इक्वेशंस टुगेदर, ऐड कर दिया था, एक बार सब्ट्रैक्ट भी करके देख लेते हैं, ठीक है ना, एक बार ए और सी सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना, केवल रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट से काम नहीं चल रहा है, एक्चुअल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो इक्वेशन आ रही है वहां से हेल्प मिल रही है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में मतलब ऑन द स्पॉट आती रहनी चाहिए, ठीक है ना। दैट्स व्हाई मैथमेटिक्स के अंदर प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। आप अगर कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ा सा अपना यहां पर आप क्वांटिटी प्रैक्टिस का बढ़ा सकते हो, राइट। चलिए और सवाल देखते हैं, है ना। दिस वाज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। दिस एक्चुअली इज फ्रॉम जे एडवांस 2020 में यहां पर जो सवाल पूछा गया है, अगेन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स पे सीधा सीधा सवाल, जिसको भी डिस्कस हमने यहां पे अभी कितने 5-6 मिनट के अंदर कर लिया था, ठीक है ना। जेई एडवांस, जेई मेन, इनके ऊपर क्वेश्चंस आपके पूछ रहा है, राइट। अगेन अगर आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो, अदरवाइज यू कैन लुक एट द सॉल्यूशन नाउ। सपोज
AB denote the distinct real roots of the quadratic polynomial that, and suppose CD denote the distinct complex roots of the quadratic polynomial this. So पहली बात तो इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश करी है कि यार वहां पे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स लिखा है और यहां पे डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स लिखा है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। अगर हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं तो कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है कि यार नहीं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय तभी होगा जब रियल रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स होगा तो ऐसा नहीं होता। नहीं, कॉम्प्लेक्स होंगे तो भी ऐसा ही होता है, राइट। सो ये इन्होंने क्या दिया है, ये अननेसेसरी है ना, उन बच्चों को डराने के लिए दिया है जिनके फंडामेंटल्स थोड़े से हिले हुए हैं, जिनको लगता है कि ये कंडीशन अगर दे दी है तो पता नहीं कुछ गड़बड़ होने वाला है। ऐसा नहीं है, राइट। आप सिंपल यूज करो, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे आप यहाँ पे रियल की बात करो चाहे कॉम्प्लेक्स की बात करो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स तो आपका वैसा ही काम आता है, राइट। लेट मी जस्ट राइट फॉर द फर्स्ट इक्वेशन जिसके रूट्स ए बी हैं। सो ए बी अगर आपके रूट्स है तो इसका मतलब ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू आपका -20 हो जाएगा और ए इंटू बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2020 हो जाएगा। कैसे निकाल रहे हैं हम ये, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय ए के बराबर एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाय ए के बराबर, ठीक है ना। वैसे ही अगर मैं अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ता हूं जिसके रूट्स आपके सी और डी हैं, तो वहां आपका सी प्लस डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी प्लस डी का वैल्यू आ जाएगा आपका 20 के बराबर एंड सी इंटू डी का वैल्यू आ जाएगा आपका 2020 के बराबर, ठीक है ना। दिस अगेन वॉज प्रिटी इजी टू राइट। यहां तक तो देखो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता किसी को आ रही होगी। अब यहां पर इन्होंने एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है कि अब आपको पता चल गया ना कि ऐसा कुछ कुछ होता है। अब ये एक्सप्रेशन बड़ा सा दिया है, इसको सॉल्व करके बताओ। एक्चुअली इजी क्वेश्चन है, बस डरना नहीं है। आप अगर देखते हो तो अभी यहां पर जिस तरह से आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ए और सी का दिया है, ए और सी का मैं क्या करूंगा, ए और सी साथ में मुझे नहीं दिख रहे हैं, मुझे जो साथ में दिख रहा है वो ए और बी दिख रहे हैं और सी के साथ में तो एक्चुअली डी का कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है। तो बस यहां पे आपको यही समझना है कि इन्होंने जिस तरह से आपको यहां पे क्लबिंग करके दी है वो क्लबिंग ही गड़बड़ है। आपको उस क्लबिंग सुधारनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सो क्लबिंग सुधारने के लिए पहले तो पूरा क्लबिंग ओपन करना पड़ेगा, इन द सेंस ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे। सो ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर एंड देन आ जाएगा आपका बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव। इतने सारे टर्म्स हैं, इनका ग्रुपिंग सही नहीं है, बस इतना सही डिफिकल्टी लेवल है, इसका कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूं कि ए स्क्वायर के साथ में ए स्क्वायर, ये दोनों अच्छे लग रहे हैं। इन दोनों में से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन निकालता हूं तो जो अंदर आएगा वो भी काफी सुंदर है, सी प्लस डी बनेगा जिसकी वैल्यू एक्चुअली मैं जानता हूं, है ना। तो ये हमने ठीक किया, एकदम सही सोच रहे हैं। वैसे ही अगर मैं देखता हूं तो देखो मेरे पास में यहां पे क्या आ रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक आ रहा है, जो सी स्क्वायर वाले आपके टर्म्स हैं। अगर आप सी स्क्वायर कॉमन निकालते हो, इनफैक्ट माइनस सी स्क्वायर अगर आप कॉमन निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा अंदर, यहां से ए यहां से बी, है ना। तो आपको ए प्लस बी मिल रहा है, अगेन समथिंग दैट वी नो, तो वी आर वेरी हैप्पी विद दिस कॉम्बिनेशन। अगेन अगला अगर आप देखते हैं तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है, यहां पे आपको मिल रहा है डी स्क्वायर, ऐसे ही डी स्क्वायर आपको यहां पे मिल रहा है। क्या मैं दोनों में से माइनस ऑफ डी स्क्वायर कॉमन निकाल लूं, माइनस ऑफ डी स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास में ए प्लस बी बचेगा, विच आई एम वेरी हैप्पी विद। एंड जो ये दोनों बच गए हैं इनमें से आप बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, तो यहां पे सी प्लस डी बचेगा, विच अगेन आई एम वेरी हैप्पी विद, राइट। सो इस पॉइंट पे इनफैक्ट और भी एक अच्छी चीज आप नोटिस कर सकते हो कि आपके इसमें सी प्लस डी का वैल्यू क्या है, +20 एंड ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, -20। सो ए प्लस बी -20 डालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी -20 डालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां पे तो +20 आप डालने ही वाले थे। मतलब थ्रू आउट आप क्या कर सकते हो, यहां पे 20 कॉमन निकाल सकते हो सब्स्टिट्यूट करने के बाद में, और आपको यहां पे मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है ना। और ये तो आपका यहां पे रूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफी सिंपल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं, और इसको सी प्लस डी का होल स्क्वायर एंड -2cd लिख सकते हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट इट बिकम्स फर्दर इजी टू कैलकुलेट। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो टॉपिक क्योंकि आसान है ना, तो आप अगर बस यहाँ पे अपने अरेंजमेंट के ऊपर विश्वास रखते हो, कैलकुलेशन आपने की हुई है ना, तो आपको डर नहीं लगेगा, आप करते जाओगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कोई बहुत हमेशा ही बहुत खतरनाक सा कोई सवाल आता है जे एडवांस में, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑलराइट। सो एक चीज मैं यहाँ पे नोटिस क्या कर सकता हूँ कि यार मेरा जो ए बी का वैल्यू है वो तो कितना है, नेगेटिव है 2020, और जो मेरा यहाँ पे सी डी का वैल्यू है वो तो पॉजिटिव है 2020। तो जब यहाँ पे वैल्यू डलेंगी तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको आप पहले से ही नोटिस कर लो, ये दोनों आपस में नेगेटिव हैं।
और ये दोनों अगर आपके कैंसिल हो गए तो आपके इसमें बचा क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर जो कितना आ जाएगा 400 एंड c प्लस डी का स्क्वायर वो भी कितना आ जाएगा 400, मतलब कितना हो जाएगा 800। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 800 एज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। सो 20 इंटू 800 विच इज गोइंग टू बी बेसिकली 16000, राइट। 16000 मतलब फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट हो जाएगा। अगेन अगर मैं हट जाऊं यहां से, अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो अभी फील कर सकते हो कि यार ये तो कहां सर जे एडवांस की फील दे रहा है, ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन वही है कि एग्जाम में इतना टेम्परामेंट आपको बिल्ड कर लेना है कि आपको वाकई जो इजी क्वेश्चन है वो इजी दिखाई दे और आप इजीली उनको कर लो, राइट। ठीक है, चलिए और करते हैं यहाँ पे सवाल। दिस अगेन इज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, लेकिन ये आपके जेई एडवांस का सवाल नहीं है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, राइट। ये शायद जेई मेन का क्वेश्चन है। देखो एक बार ध्यान से, लेट ए बी टू नॉन जीरो रियल नंबर्स if p and r are the roots of the equation this and q and s are the roots of equation this such that ये चारों वैल्यूज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये काफी अच्छा आपका कॉम्बिनेशन है एंड जेई मेन में है ना, कभी कभी एपी दे दिया, कभी जीपी दे दिया, इस तरह के आपके यहाँ पे अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं। बट आई वुड स्टिल कंसिडर दिस एज अ बेटर पैटर्न एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान था, जो एक्चुअली जेई एडवांस लेवल है उसके ऊपर, इसलिए अच्छा हम बोल रहे हैं, बाकी वैसे सिंपल क्वेश्चन था। लेकिन ये वाला सवाल थोड़ा बेटर जरूर है ना। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पी और आर जो है ना वो पहली वाली इक्वेशन के रूट्स हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं बोल सकता हूं कि यार आपका जो p प्लस आर है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, p प्लस आर का वैल्यू 8a के बराबर आ जाएगा एंड p इंटू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, p इंटू आर का वैल्यू आपका 2a के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये पहली वाली इक्वेशन से हमने लिखा। वैसे ही दूसरी वाली इक्वेशन के रूट्स अगर q और s हैं, सो q प्लस s आपका कितना आ जाएगा, q प्लस s आपका यहां पे आ जाएगा -12b के बराबर एंड q इंटू s आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6b के बराबर। अब क्या करें, यहां तक आके जितना काम बेसिकली आपके थ्योरी ने आपको सपोर्ट करना चाहिए था उतना उसने कर दिया है। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स हमने लिख डाले हैं। अब आती है बात यहां पे समहाउ एपी वाला नॉलेज इस्तेमाल करने की। अब एपी वाला नॉलेज अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको ये नोटिस करते आना चाहिए कि यार चीजें कहीं ना कहीं 1/p 1/q 1/r 1/s में अगर होती तो बेटर होता। अब ये प्योरली आपके कैलकुलेशन की मास्टरी पे डिपेंड करता है कि आप अगला स्टेप क्या करते हो। ये वाले जो 4 इक्वेशंस लिखे हुए ये तो हर कोई बना लेगा। क्या आप ये देख पा रहे हैं, क्या आप ये देख पा रहे हैं कि यार अगर आप है ना इन दोनों इक्वेशंस को बस डिवाइड ही कर दो तो 2 लेवल पे फायदा हो जाएगा आपको। एक तो a और a कैंसिल हो जाएगा जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, और यहां पे डिवाइड करके आपको 1/r और यहां पे 1/p मिलेगा जिसका एडिशन आपको है ना यहां पे 4 के बराबर मिल जाएगा। समझ रहे हो? सो जस्ट दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये कोई थ्योरी पढ़ा के टीचर कैसे आपको समझा सकता है कि देखो यार इस तरह से सोचना होता है? नहीं, कोई टीचर नहीं समझा सकता। ये आपको ही एज ए स्टूडेंट विद प्रैक्टिस समझ में आना चाहिए कि नहीं यार इन दोनों इक्वेशन में ना डिवाइड करके फायदा होगा। पिछले वाले किसी क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि यार इन इक्वेशंस को ना ऐड करके फायदा होगा, इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके फायदा होगा, ठीक है ना। ये सिखाने वाली चीजें है ही नहीं, है ना। जो सिखाना था वो तो पहले 6 मिनट में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी दुविधा है मैथमेटिक्स के साथ में, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप यहाँ पे इनको लेकिन आप डिवाइड करते हो, अगर ये चीज आपको बता दी मैंने तो सवाल आसान हो गया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/p प्लस 1/r आगे पीछे करके लिख लिया मैंने, ठीक है ना। उसकी वैल्यू 4 के बराबर आ गई, राइट। एंड वैसे ही अगर इस डायरेक्शन में थॉट हमने दे ही दिया है तो यहां पर भी कर ही लेते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका 1/q प्लस 1/s, ये हो जाएगा -2 के बराबर। यहां पे b कैंसिल हो जाएगा हमारा, राइट। अब एक्चुअली आपका जो एपी वाला फंडा है उसको यूज करना और भी आसान है, क्योंकि जो आपके आसपास वाले टर्म्स का सम है, जो आसपास वाले टर्म्स का सम है वो बीच वाले के डबल के बराबर होता है। मतलब मैं LHS में किससे रिप्लेसमेंट कर सकता हूं, LHS में यहां पर मैं 2/q से रिप्लेसमेंट कर सकता हूं, तो यहां से मेरा 1/q ही आ जाएगा। 1/q कितना आ गया मेरा, 2 के बराबर आ गया, राइट। 1/q मतलब q भी क्यों निकाले, 1/q ही निकालते हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है कि वही हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है वो एक्चुअली रिवर्स में ही ज्यादा ठीक तरीके से बन रहा है, राइट। अच्छा, यहां भी हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि आपका जो q और s वाला कॉम्बिनेशन है, 1/q एंड 1/s, ये जो दोनों आसपास वाले टर्म्स है वो बीच वाले के डबल के बराबर है। 1/q प्लस 1/s जो है वो 2/r के बराबर होना चाहिए, है ना, बीच वाले का डबल मतलब 2/r, और ये वैल्यू आपकी -2 के बराबर है, मतलब 1/r का वैल्यू आपका -1 के बराबर है। इसको भी हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, है ना, संभाल के रख लेते हैं, ठीक है। सो मेरे पास में 1/q आ चुका है, तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर डालूंगा तो 1/s आ जाएगा, और क्योंकि मेरा 1/r आ चुका है तो इस इक्वेशन में डालूंगा तो 1/p आ जाएगा, है ना।
कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप ये एक स्टेप और कर लेते हो तो यू आर गेटिंग क्लोजर टू द सॉल्यूशन। 1/q यहां पे डाल के 1/s आने वाला है, तो 1/s कितना आ जाएगा, यहां पे अगर मैं 2 डालता हूं तो ये -4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, अच्छी बात है। और 1/r का वैल्यू अगर -4 है तो इस तरफ आके 1/p कितना हो जाएगा, ये 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये चारों वैल्यूज आपको पता चल चुकी हैं, 1/p, 1/q, 1/r, 1/s। एंड आपको जो पूछा गया है वो भी यहां पर देखो रेसिप्रोकल फॉर्मेट में ही कुछ ना कुछ पूछा गया है। कैसा पूछा गया है, रेसिप्रोकल, 1/a - 1/b बेसिकली पूछा गया है। सो इफ यू हैव टू सॉल्व दिस, तो आपको क्या करना होगा, 1/a कहां पे बन रहा है उसके बारे में सोचो। तो a कहां पे बन रहा है उसके बारे में सोचता हूं मैं, तो मैं यहां पर जो है प्रोडक्ट करना ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेरे पास में p और r तो पहले से है, ठीक है ना। सो मैं क्या सोच रहा हूं कि देखो 1/a चाहिए तो a को उस तरफ और pr को नीचे, ऐसा भेज देते हैं, ठीक है ना। तो 1/a का वैल्यू क्या है, 1/a का वैल्यू 2/pr के बराबर है, ठीक है ना। एंड 2/pr मतलब क्या है, 2 तो ठीक है, उसके साथ में 1/p और 1/r लिखा है, ऐसा मान लेते हैं। तो 1/p मतलब कितना है 5, एंड 1/r मतलब कितना है -1, मतलब ये हो जाएगा -10 के बराबर। और वैसे ही 1/b अगर मुझे निकालना है तो इस इक्वेशन पे यूज कर लेते हैं। 1/b बनाने के लिए इसको नीचे, qs को नीचे, तो 6/qs बेसिकली यहां पे आपको मिल रहा है, 6/qs। 6/qs का मतलब क्या है, 6 तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में 1/q मतलब 2, एंड देन 1/s मतलब -4, ये आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये, -48 के बराबर। बस अगर आपको ये वैल्यू पता चल चुकी है तो आपको यहां पर इन दोनों का डिफरेंस बस रिपोर्ट करना है, 1/a - 1/b इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। 1/a - 1/b is basically -10 minus -48, which is going to give you 38. 38 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, राइट। अगेन आप जितने भी क्वेश्चंस यहां पर एंड में देखोगे, ठीक है ना, आपको लगेगा कि बस इतना सही तो सॉल्यूशन है। आप कर पा रहे हो क्या, ठीक है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए एक सवाल अब यहाँ पे और हम करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, विच इज बेस्ड ऑन अ सिमिलर आइडिया, जो हमारा एकदम बेसिक सा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स है, आइडिया तो उसी का है, राइट। और ये जे एडवांस 2026 का क्वेश्चन है, ये जे एडवांस 2026 का सवाल है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दी गई है, राइट। सो जे एडवांस अगर करना चाहे तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें कर सकता है, लेकिन अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन अभी हमने देखे थे उसके अंदर कुछ खास उन्होंने किया नहीं था, ये वाला सवाल लेकिन तब भी मुझे रिलेटिवली थोड़ा सा अलग और अच्छा लगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। एबीसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स, हर एक चीज का मतलब होता है ना, जे एडवांस के पेपर में अगर कुछ भी स्टेटमेंट दिया तो उसको कुछ ना कुछ मतलब होता है। सो पॉजिटिव बोला है तो अच्छा ठीक है, ध्यान रखेंगे हम इस बात को, ठीक है ना। लेट एबीसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एबीसी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ये बात तो हम लिख ही लेते हैं कि 2b जो है वो आपका किसके बराबर है, a + c के बराबर है ना, ये कंडीशन तो है ही। अच्छा और क्या है, सच दैट ax² + bx + c = 0 हैज ओनली इंटीजर सॉल्यूशंस। मतलब इसके जो रूट्स हैं अल्फा बीटा वो इंटीजर्स हैं, है ना, इसके जो रूट्स हैं अल्फा बीटा वो इंटीजर्स हैं, ऑलराइट। सो यहां पे हम स्टार्ट कैसे करें, यहां पे अब इन्होंने वैसे सवाल किसमें पूछा है, इन्होंने यहां पर जो सवाल पूछा है मोर देन वन में, यहां पर बेसिकली सवाल का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन तो आपके इसमें इतना ही है। सो हाउ कैन वी इंट्रोड्यूस अल्फा एंड बीटा इन द डिस्कशन, बिकॉज आई हैव कंडीशन ऑन अल्फा बीटा कि अल्फा बीटा इंटीजर्स हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने इक्वेशन में अल्फा बीटा इंट्रोड्यूस करना है, एंड दैट इज वेयर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स कम इनटू प्ले। कि भाई आपको एक ही तो इक्वेशन दिख रही है, इसी के अंदर करो कुछ, क्या करोगे, ए से डिवाइड करोगे और तो कुछ कर नहीं पाओगे यार, ठीक है ना। सो आपके यहाँ पे ए से जो डिवीजन होने वाला है वो काफी क्रिटिकल स्टेप है। आप अगर दोनों साइड ए से डिवाइड करते हैं देन दिस इज व्हाट यू गेट, एंड व्हेन यू सी दिस तो आपके दिमाग में क्या आता है कि चलो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स की मदद से रिप्लेसमेंट्स करते हैं। b/a का वैल्यू कितना होना चाहिए, -α - बीटा के बराबर होना चाहिए, एंड c/a का वैल्यू कितना होना चाहिए, अल्फा × बीटा के बराबर होना चाहिए। कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है, मतलब करना क्या है, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी दिख रही है, इनको भी अगर मैं उस तरफ पुश करता हूं तो मेरे पास में 4 क्वांटिटीज एक साथ आ जाएंगी। 1 आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा, उसके साथ में 2 अल्फा आ जाएगा, 2 बीटा आ जाएगा, इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अब क्या करें, क्या है ना, इस चीज का करें तो करें क्या, ये हमारे पास में कंडीशन आके रखी हुई है। अब अगेन ये डिपेंड करता है कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस
कहीं ना कहीं सॉल्व किए हुए कि नहीं किए हुए, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर टीचर्स ऑल्सो टू इंट्रोड्यूस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन क्लास, थिंकिंग कि यार मैं ये कैलकुलेशन समझाना चाहता हूं बच्चे को। समझ रहे हो, टीचर की प्रॉब्लम भी है ये, टीचर की प्रॉब्लम समझो। टीचर कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा है ना, टीचर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन क्लास में लेके आ रहा है, लेकिन इस स्टेप में जो अब यहां पे कैलकुलेशन आने वाला है, उतनी सी कैलकुलेशन समझाने के लिए टीचर क्वेश्चन लेके आ पाएगा, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ही एनकाउंटर करने पड़ते हैं ऐसे सिनेरियोज बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही भिड़ोगे इस तरह के डिस्कशन में, भिड़ोगे तो कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन आपके दिमाग में बैठेगा कि अच्छा ठीक है ऐसे सोचना होता है, ठीक है ना। सो क्या सोचना है इस पर्टिकुलर केस में? इस पर्टिकुलर केस में एक तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि यार देखो मुझे ये पता है कि ये इंटीजर्स है, ये जो भी क्वांटिटीज हैं ये इंटीजर्स है, राइट। सो इंटीजर्स जब भी यहां पे दिया होता है तो यहां पे थोड़ा सा यहां पे आपको फायदा मिलता है बाय फैक्टराइजेशन, एंड देन इफ इट गेट्स इक्वेटेड टू अ प्राइम नंबर, ठीक है ना, जो यहां पे एक्चुअली होने वाला है। अगेन आई एम सेइंग दिस कि यार टीचर के लिए भी काफी मुश्किल है कि आपको यहां पे इस तरह के सिनेरियोज को क्लास में इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं तब इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसके अंदर ये सिनेरियोज हमें मिल रहे होते हैं, ठीक है ना। सो आप अगर यहां पे देखेंगे तो अगर मैं इन दोनों में से अल्फा कॉमन निकालता हूं तो व्हाट आई गेट इज बेसिकली बीटा प्लस 2, क्योंकि मेरे पास में यहां पे बीटा प्लस 2 बन रहा है, और अगर मैं ऑलरेडी फैक्टराइजेशन करना है इस डायरेक्शन में सोच रहा हूं तो ही मैं ये सोचूंगा कि यार इन दोनों में से भी अगर बीटा प्लस 2 बनता तो मजा आ जाता, नहीं तो क्यों सोचूंगा। यही है डिफिकल्टी लेवल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। मुझे लगता है कि ये वाला स्टेप ही है जिसके अंदर आपको ये सोचना था कि हम क्या करना चाहेंगे, हम दोनों साइड 3 ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि अगर मैं दोनों साइड 3 ऐड करता हूं देन आई एम एबल टू फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन फॉर श्योर, ठीक है ना। आप यहां से बेसिकली अल्फा अगर कॉमन निकालेंगे तो यहां पे बीटा प्लस 2 बनेगा, और इधर 4 इमेजिन करो, यहां 4 है और यहां पे 2 बीटा है, तो अगर आप 2 कॉमन निकालते हो तो फिर से बीटा प्लस 2 ही बनेगा। यहां पर भी बीटा प्लस 2 बना है, अगले वाले में बीटा प्लस 2 बना है, मतलब फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ है जब राइट हैंड साइड में 3 है, तो राइट। ओके, नाउ दिस कैन बी अ वेरी इजी स्टेप फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जो यूजुअली हम यहाँ पे जब 10वीं क्लास तक कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे होते हैं अपने NTSC के तरह के पेपर की या ओलंपियाड के पेपर की, तो इस तरह के सिनेरियोज काफी ज्यादा कैलकुलेशन में आते रहते हैं, ठीक है ना। उस दौरान ज्यादा आते हैं, जो रेगुलर जेई की पढ़ाई कर रहे होते हैं तब कम आते हैं, ठीक है ना, राइट। सो आपका यहां पर जो अल्फा कॉमन निकलेगा बीच वाले दोनों टर्म्स में से, वो क्या है, वो आपका यहां पे बीटा प्लस 2 बनता है, एंड यहां पे 2 बीटा है, यहां पे 4 है, तो जब मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो फिर से बीटा प्लस 2 बचेगा, एंड राइट हैंड साइड में 3 लिखा हुआ है। अब अगर मैं बीटा प्लस 2 कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस 2 आएगा, एंड ये वैल्यू मेरी एक प्राइम नंबर के बराबर आ चुकी है, ठीक है ना। दैट इज व्हाट इज द बेनिफिट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है ना। सो हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि यार देखो, अगर आपको 2 नंबर्स मल्टीप्लाई करके एक प्राइम नंबर मिल रहा है, मतलब दोनों में से एक 1 होना चाहिए और दूसरा नंबर 3 होना चाहिए, राइट, तभी ये वैल्यू आपकी यहां पे इस तरह से मल्टीप्लाई करके आ रही होगी। एंड एक बेनिफिट ऑफ डाउट डेफिनेटली हमें दे सकते हैं कि यार एक 1 और 3 की जगह -1 -3 भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो 4 पॉसिबिलिटीज यहां पर बेसिकली आप सोच सकते हो। क्या है वो, कि मैं इसको 1 एंड 3 का कॉम्बिनेशन सोचूं, या मैं इसको 3 और 1 का कॉम्बिनेशन सोचूं, या मैं -1 -3 का कॉम्बिनेशन सोचूं, या फिर मैं -3 -1 का कॉम्बिनेशन सोचूं। ये 4 कॉम्बिनेशन ही बस यहां पे पॉसिबल हैं, और कोई कॉम्बिनेशन आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अल्फा बीटा आपको पता है कि इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स के साथ में गेम खेल के अगर आपको यहां पे 3 क्रिएट करना है तो दीज 4 गेम्स आर ओनली पॉसिबल, राइट। एंड नाउ बेस्ड ऑन दिस अगर आप अल्फा बीटा कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या क्या आप पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं, उसके बारे में आप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी ये जो मैं सोच रहा हूं ये तो बीटा प्लस 2 की वैल्यू है और ये अल्फा प्लस 2 की वैल्यू है, बट व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा, उनके ऊपर अब हम यहां पे आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो अगर आप यहां पे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि यार अल्फा एंड बीटा क्या क्या हो सकते हैं, उसका एक टेबल सॉर्ट ऑफ बना के रख लेते हैं, ठीक है ना। सो अगर मैं पहला वाला कॉम्बिनेशन अगर मानता हूं, सो अल्फा कैलकुलेट करूंगा, अल्फा प्लस 2 अगर आपका 3 के बराबर तो अल्फा आपका 1 के बराबर है, एंड अगर बीटा प्लस 2 आपका 1 के बराबर है तो बीटा आपका -2 के बराबर, -1 के बराबर है, सॉरी, ठीक है ना। अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो ये -1 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा। अगर थर्ड सिनेरियो को मैं देखता हूं तो अल्फा प्लस 2 अगर आपका -3 के बराबर है, मतलब अल्फा आपका -5 के बराबर है, और अगर -1 और बीटा प्लस 2 आपस में बराबर है, मतलब आपका जो बीटा है वो -3 के बराबर है, और अगर पलट दूंगा तो ये -3 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ठीक है ना। सो दीज आर द ओनली 4 पॉसिबिलिटीज फॉर अल्फा बीटा टू एग्जिस्ट एज पर द गिवन कंडीशन, ओके।
तो अब यहाँ पे हम आगे कैसे बढ़े, है ना, इन चारों कंडीशंस में से किसको एक्सेप्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, हमें कैसे पता चले, अब अगली दुविधा ये है। तो हम बहुत ही इजीली यहां पे अब नोटिस करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें अब रूट्स दिखना स्टार्ट हो गए हैं। जो भी है पॉसिबिलिटीज भले ही 4-4 दिख रही है, लेकिन भाई ये रूट्स हैं एग्जैक्टली। और ये अगर आपके एग्जैक्ट रूट्स हैं तो आप यहां पे मुझे बताओ सम ऑफ रूट्स पहले दोनों सिनेरियोज में आपको कितना मिल रहा है, 0 के बराबर मिल रहा है। सम ऑफ रूट्स आपको 0 के बराबर मिल रहा है। लेकिन सम ऑफ रूट्स एक्चुअली अगर आप यहां पे देखते हो तो है किस चीज के बराबर, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा किस चीज के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए के बराबर है, और अल्फा इंटू बीटा आपका सी बाय ए के बराबर है। सो इफ दिस इज द कंडीशन, और अल्फा प्लस बीटा अगर आपने 0 कर दिया, इसका मतलब क्या है, तो आपने बी को 0 कर दिया, आपने मतलब बी को 0 कर दिया। तो क्या बी 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। यहां पर दिया गया है कि एबीसी आपके पॉजिटिव इंटीजर है, तो बी आपका 0 होना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से दोनों ही केसेस एक साथ डिस्कार्ड हो जाते हैं। और नीचे वाले दोनों केसेस में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपके पास में जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो -8 आती है, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो आपकी 15 के बराबर आती है, राइट। इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, ठीक है ना, कि आपको यहीं पे कर लें छोटा सा। हाँ जी, अगर मैं आपको कहता हूं कि आपकी जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो -8 के बराबर है, तो ये आपका मतलब -8 के बराबर है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो बी आपका कितना हो जाएगा, 8a के बराबर हो जाएगा। इनफैक्ट यही हो जाता है, बी आपका 8a के बराबर मतलब आ रहा है। और वैसे ही अल्फा बीटा अगर आपका 15 के बराबर है तो सी आपका मतलब 15a के बराबर है, सी आपका 15a के बराबर है, ठीक है ना। दीज आर सम सिंप्लीफाइड वर्जन्स जो हमने अभी एबीसी में क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है ना। एंड नाउ आई गेस वी कैन स्टार्ट चेकिंग द ऑप्शंस। आपके यहाँ पे c माइनस बी जो है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a है क्या, c माइनस बी अगर आप यहाँ पे करोगे, c माइनस बी करोगे तो 7 टाइम्स ऑफ a आएगा, विच डेफिनेटली इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a। बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑड इंटीजर्स, क्या ये ऑड इंटीजर्स है ना। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो भी ऑड है, ये कॉम्बिनेशन है तो भी ऑड है, ठीक है ना। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर c की वैल्यू 15 है तो a इंटू बी का वैल्यू 8 है, c का वैल्यू अगर 15 है तो a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू 8 है, 8 और 1 मल्टीप्लाई करके 8 आता है, ठीक है ना। मतलब ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है ना। तो वंस यू हैव दिस कंडीशन अवेलेबल विथ यू तो आप यहाँ पे ओरली ही सारे क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हैं। इफ b इज इक्वल टू 8 देन x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। सो ये तो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि x इक्वल टू 3 तो हमें पता है कि किसी भी सिनेरियो में आ ही नहीं रहा। -3 जरूर आ सकता था, इन्होंने लेकिन क्या बोल दिया, 3 बोल दिया, ठीक है ना। सो b चाहे जो हो उससे फर्क क्या पड़ता है, x इक्वल टू 3 तो कभी आपका रूट हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ऑप्शन आपका गलत है। सो ए बी सी इस क्वेश्चन में आपके करेक्ट ऑप्शंस एक्चुअली बनते हैं, ठीक है ना। सो इस तरह से अगेन इफ यू लुक एट द फाइनल सॉल्यूशन, सो नंबर ऑफ स्टेप्स इसके अंदर भी आपको काफी कम मिलेंगे। एंड ऑब्जर्व दिस, जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं वो सभी है तो सेम सब टॉपिक के क्वेश्चंस, सभी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के ही सवाल हैं, लेकिन हर सवाल में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ डिफरेंस है, राइट। सो आप जब भी ये कहते हैं कि आपको कोई टॉपिक रेडी हो गया है तो मेक श्योर कि आपने उसके ऊपर कम से कम 25, 30, 40 सवाल करे हैं और सब अलग अलग पैटर्न के सवाल किए हैं, राइट। इफ यू कैन गारंटी दैट देन आपका यहाँ पे टॉपिक डेफिनेटली रेडी है, ऐसा आप कह पाओगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको यहाँ पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है, एक अच्छी पकड़ आपके यहाँ पर बनी है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। मिलते रहेंगे इस तरह के छोटे छोटे डिस्कशंस के लिए, क्योंकि जब हम यहाँ पे एक बड़े से डिस्कशन के अंदर ऐसा कुछ यहाँ पे टॉपिक लेकर आते भी हैं तो उसकी रिकॉल वैल्यू उतनी नहीं रह पाती है। अगर मैं 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे का एक क्वाड्रेटिक का अगर वन शॉट लेके आ जाऊँ आपके सामने, तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस पॉइंट के ऊपर भी एम्फेसिस नहीं दे पाऊंगा, जैसे कि मैंने आज के सेशन में दिया है कि यार टॉपिक सिंपल होते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन आपके जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं है ना, उनकी प्रैक्टिस आपको सही तरीके से करना जरूरी है। वंस यू हैव दैट इन प्लेस तो आपके यहाँ पे धीरे धीरे नंबर भी मैथ्स में आना स्टार्ट होंगे, एंड दैट इज व्हाट इज अवर टारगेट, ठीक है ना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।